हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों क्या हाल चाल हैं। तो बच्चों बायो बूस्टर सीरीज़ में आज जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वो है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत ही ध्यान से समझने वाला टॉपिक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आखिर ये नर्व इम्पल्स क्या होता है। सबसे पहले समझना होगा बच्चों कि नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। तो बच्चों होता क्या है, जैसे आपको एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर जरूर से पता होगी। न्यूरॉन के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। न्यूरॉन के अंदर आपने देखा होगा ऐसा डेंड्राइट होता है, सेल बॉडी या सोमा। देन ये है क्या बच्चों, ये है इसका एक्सॉन और ये एक्सॉन टर्मिनल्स, कुछ इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब ये माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड दो टाइप के न्यूरॉन हो सकते हैं। माइलिनेटेड होगा तो यहाँ पर क्या होगा, माइलिन शीथ जो है वो प्रेजेंट होगी, जो कि स्वान सेल जो है वो बनाता है। और माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है तो वहाँ पर क्या होता है बच्चों, नोड ऑफ रेनवियर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का होता है। यहाँ पर डायग्राम में आप क्या देख रहे हो, ये देख रहे हो सेल बॉडी या सोमा, ये है डेंड्राइट्स, ये है एक्सोन, ये है एक्सोन टर्मिनल्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब समझते हैं कि नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है। बच्चों नॉर्मली तो क्या होता है, नॉर्मली तो ऐसा होता है कि जैसे सपोज ये मेम्ब्रेन है किसका, नर्व का, न्यूरॉन का, एक्सोन का मेम्ब्रेन है, एक्सोलेमा है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर नॉर्मली अंदर की साइड में देखें तो हम क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर की साइड में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ इस तरीके से। इसको बोलते हैं हम, ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब क्या होता है बच्चों, स्टिमुलस आने के बाद में ये पोटेंशियल में चेंज हो जाता है। पोटेंशियल में चेंज कैसे हो गया, सपोज यहाँ पर हो गया चार्ज जो है वो पॉजिटिव और बाहर की तरफ क्या हो गया, बाहर की तरफ हो गया नेगेटिव, कुछ इस तरीके से। नियर बाय देखें, इसी सेल के अंदर यही मेम्ब्रेन पे नियर बाय क्या कंडीशन चल रही है, जो अभी डिस्टर्ब नहीं है, जिसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं है, वो कैसा दिख रहा है, अंदर की तरफ नेगेटिव। क्या होगा बच्चों, अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या होगा, करंट का फ्लो होगा अंदर की तरफ इस डायरेक्शन में और बाहर की तरफ इस डायरेक्शन में। क्या ऐसे करंट का फ्लो होगा क्या, बिल्कुल ऐसे ही फ्लो होगा। और जब हम करंट जब यहाँ पे फ्लो हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा आगे, फिर ये और आगे फ्लो करेगा। तो इस तरीके से करंट जो है उसका फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से क्या हो रहा है, पोटेंशियल जो है वो मूव कर रहा है आगे की तरफ। तो इससे ही हम क्या बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, इट इज एन इलेक्ट्रिकल चार्ज और मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट ट्रैवल अलोंग द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अलोंग जो ये चार्ज का ट्रैवल हो रहा है या पोटेंशियल का ट्रैवल हो रहा है बच्चों, उससे ही हम क्या बोल देते हैं, उससे ही हम बोल देते हैं एक्शन पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। इट इज एक्चुअली द करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज दैट ट्रैवल अलोंग द मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोलेमा और न्यूरॉन। ठीक है बच्चों, न्यूरॉन बच्चों ये सिर्फ एक्सोलेमा के ऊपर नहीं होगा, ये जो डेंड्राइट है यहाँ पर भी ट्रांसफर हो रहा है, सोमा के ऊपर भी, और ये पूरे पार्ट में इस तरीके से ट्रेवल करता है। यदि हम हमारी बॉडी के अंदर बात करें बच्चों, तो जैसे सेंसरी न्यूरॉन है, सपोज ये यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, सपोज ये स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड जो है बच्चों, इसके अंदर आप देख रहे हो कि सेंसरी न्यूरॉन जो है कुछ इस तरीके से, ये इसका सेल बॉडी है और ये हमारे बॉडी के अंदर ये सपोज ये डिस्टेंट ऑर्गन जो है हमारा सेंसरी ऑर्गन जो है वहाँ पे, सपोज ये फिंगर है, वहाँ पर ये नर्व आ रही, तो जो टच होगा उससे जो स्टिमुलस आया वो यहाँ से ट्रैवल करते करते कहाँ पहुँचेगा, स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन के अंदर, ब्रेन में भी होता है। तो ये जो इम्पल्स का ट्रांसफ़र हो रहा है बच्चों, वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से ये जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रैवल होकर के ब्रेन की तरफ जा रही है, वो हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो नर्व इम्पल्स क्या है, एक्साइटेबल सेल जो होगा बच्चों, अब ये सिर्फ न्यूरॉन के लिए ही नहीं है, ये मसल सेल के लिए भी और कुछ अदर स्पेशलाइज सेल होते हैं, एक्साइटेबल सेल हम बोलेंगे, जिनके अंदर ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मूव करता है, और उससे हम क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, अब इसको समझते हैं सबसे पहले कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है।
बच्चों जब हम एक न्यूरॉन की बात कर रहे हैं तो न्यूरॉन के अंदर मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर बहुत सारे चैनल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ये एक्सोप्लाज्म है या साइटोप्लाज्म है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है बच्चों, ये मेम्ब्रेन है। तो नॉर्मली हम क्या देखते हैं बच्चों, ये रेस्टिंग कंडीशन में, जब एक सेल न्यूरॉन जो है वो रेस्टिंग कंडीशन में है तो उस टाइम पे पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। कहाँ पर? इनसाइड द सेल। सोडियम आयन जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। कहाँ पर? आउटसाइड द सेल। पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा कहाँ पर? इनसाइड द सेल। सोडियम का अमाउंट ज़्यादा होगा आउटसाइड द सेल। और बच्चों क्लोराइड जो है वो आउटसाइड द सेल ज़्यादा होता है और अंदर की तरफ जो है वो बहुत सारे एनायन होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है बच्चों, यहाँ पर अब क्या होता है नॉर्मल कंडीशन में, रेस्टिंग कंडीशन में, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है बच्चों, ये मेम्ब्रेन के ऊपर जो चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं वैसे तो, कौन कौन से चैनल हैं एक बार नाम लिख दूँ यदि, तो इनके ऊपर सोडियम चैनल्स प्रेजेंट है। सोडियम चैनल जो है वो लीकी चैनल्स हो सकते हैं और लिगेंड गेटेड चैनल हो सकते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल हो सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मेन जो हम ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है और एक होता है लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल। बच्चों ये लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल जो होंगे ये पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन मेम्ब्रेन होगी उसके ऊपर प्रेजेंट होगा, यानी कि जब ये लिगेंड गेटेड जो है मेनली न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं जैसे एसिटाइलकोलिन है या अदर कोई न्यूरोट्रांसमीटर है तो न्यूरोट्रांसमीटर के रेस्पॉन्स में ओपन होता है, तो वो चैनल क्या है, लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल है। और वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की बात हम यहाँ पर करेंगे बच्चों। ऐसे ही कुछ चैनल जो होते हैं वो परमानेंटली ओपन रहते हैं, उन्हें हम लीकी चैनल बोलते हैं, वो बहुत ही कम होते हैं सोडियम के लिए। तो पोटेशियम की बात करते हैं बच्चों, पोटेशियम चैनल, तो पोटेशियम चैनल में यहाँ पर मेम्ब्रेन के ऊपर लीकी चैनल काफ़ी सारे हैं बच्चों, लीकी चैनल्स। और बच्चों लीकी चैनल्स होते हैं और वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल जो है वो भी मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर रेस्टिंग कंडीशन में क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से समझना बच्चों। यहाँ पर रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है, मेम्ब्रेन इज हाईली, रेस्टिंग कंडीशन में क्या होगा, मेम्ब्रेन इज हाईली परमिएबल फॉर पोटेशियम। मेम्ब्रेन जो है वो पोटेशियम के लिए हाईली परमिएबल होता है एंड वेरी लो परमिएबिलिटी और नेग्लिजिबल परमिएबिलिटी फॉर Na+। सोडियम आयन जो है उनके लिए बहुत ही कम परमिएबल है। यानी क्या होगा बच्चों, यानी यहाँ पर क्या होगा कि मेम्ब्रेन जो है इस टाइम पे पोटेशियम के लिए हाईली परमिएबल है, यानी पोटेशियम का जो लीकी चैनल है बच्चों यहाँ पर वो बहुत सारे होते हैं और ये लीकी चैनल जो है वो ओपन होते हैं रेस्टिंग कंडीशन में। तो क्या होगा बच्चों, पोटेशियम जो है वो बाहर की तरफ जाता रहेगा। पोटेशियम का फ्लो यदि बाहर की तरफ होगा तो बच्चों क्या होगा, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, अंदर की तरफ रिलेटिवली नेगेटिव चार्ज, कुछ इस टाइप से होगा। तो पोटेशियम जो है बच्चों उसका फ्लो हो रहा है बाहर की तरफ रेस्टिंग कंडीशन में। इसके अलावा मेम्ब्रेन के ऊपर बच्चों एक होता है सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। और ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है बच्चों, ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट 3 सोडियम को बाहर निकालता है। यहाँ पर जो सोडियम होगा बच्चों उसको ये क्या करेगा, 3 सोडियम को बाहर निकालेगा और 2 पोटेशियम जो है बच्चों उसे ये क्या करेगा, ये अंदर ट्रांसफर करेगा। समझ गए? तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सोडियम पोटेशियम का ट्रांसफर करना। एटीपी कंज्यूम करता है जरूर से इस प्रोसेस में, इसीलिए हम पंप बोल रहे हैं बच्चों। तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो क्या कर रहा है, वो 3 सोडियम को बाहर निकाल रहा है, 2 पोटेशियम को अंदर लेके आ रहा है। ओवरऑल आप देखोगे तो ये जो प्रोसेस चल रही है रेस्टिंग कंडीशन में, इसकी वजह से क्या हो जाता है, बाहर की तरफ जो चार्ज होता है वो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, और अंदर की तरफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और कितना होता है ये,
ये होता है -70 मिली वोल्ट, और न्यूरॉन के केस में इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है वो आपको समझ में आ गया कि रेस्टिंग कंडीशन में जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर सोडियम चैनल ऑलमोस्ट क्लोज होते हैं, या सोडियम के लिए ऑलमोस्ट इम्परमेबल होता है, जबकि पोटेशियम के लिए परमेबल होता है। और पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आप देख रहे हो, अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, तो इसीलिए पोटेशियम जो है वो लीक आउट होता है कहाँ से, एक्सोप्लाज्म से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। और साथ साथ में यहाँ पर बच्चों क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम के कॉन्सेंट्रेशन को, रेस्टिंग कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने में ये सोडियम पोटेशियम पंप भी हेल्प करते हैं। तो पोटेशियम चैनल ये क्या है, ये है सोडियम पोटेशियम पंप, ये भी हेल्प करते हैं। और इस तरीके से क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मेंटेन रहता है, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो बच्चों वो मेंटेन रहता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब इसके बाद में देखते हैं हम आयनिक फ्लक्सेस ड्यूरिंग द एक्शन पोटेंशियल, यानी कि जब ये चार्ज का फ्लो हो रहा है उस टाइम पे आयनिक फ्लक्सेस होते हैं, सोडियम और पोटेशियम वगैरह जो इनका मूवमेंट होता है। तो ये जो आयनिक फ्लक्सेस होते हैं ये किस तरीके से होते हैं उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो बच्चों 3 फेज में इसको हम स्टडी करेंगे, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एंड आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन। तो बच्चों डीपोलराइजेशन वाली प्रोसेस में क्या होता है पहले वो समझते हैं। देख रहे हैं हम कि क्या होता है डीपोलराइजेशन में। डीपोलराइजेशन बच्चों रेस्टिंग कंडीशन समझ ली थी। अब रेस्टिंग कंडीशन के बाद में जब डीपोलराइजेशन वाली सिचुएशन आई, कब आई, जब कुछ पर्टिकुलर स्टिमुलस जो है वो मिला था न्यूरॉन को। ठीक है बच्चों, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से पहले हमने देखे थे कि सोडियम चैनल जो है वो क्या थे, सोडियम चैनल जो है वो क्लोज थे, और जब स्टिमुलस आया तो उसकी वजह से डिफरेंट टाइप के सोडियम चैनल्स होते हैं। उसमें से सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बच्चों कि मैकेनिकल सेंसिटिव सोडियम चैनल है। सपोज ये सोडियम चैनल है, तो ये मैकेनिकल सेंसिटिव सोडियम चैनल जो है ये ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से सोडियम का इन्फ्लक्स होना स्टार्ट होता है, सोडियम अंदर की तरफ आने लगेगा। तो बच्चों जब यहाँ पर सोडियम का इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि जो प्रेशर या टच सेंसिटिव न्यूरॉन को टच मिला है उसकी वजह से क्या हुआ बच्चों, उसकी वजह से सपोज पहले तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये था, कितना था, -70 मिली वोल्ट। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि टच की वजह से यहाँ पर, और इस टाइम पे क्या हो रहा था, पोटेशियम फ्रीली मूव कर रहा था बाहर की तरफ, सोडियम चैनल क्लोज थे। सोडियम चैनल ओपन होने लगे, क्या होगा, धीरे धीरे नेगेटिविटी जो है वो कम होने लग जाएगी। अब यदि ये सोडियम अंदर आने की वजह से जो चेंज हुआ, वो चेंज यानी कि जो प्रेशर मैकेनिकली स्टिमुलेटेड सोडियम चैनल है, इनकी वजह से सोडियम आने की वजह से ये लेस नेगेटिव होने लग जाएगा। और यदि लेस नेगेटिव होते होते ये थ्रेशोल्ड तक पहुंच गया, यानी -70 RMP है थ्रेशोल्ड जो होता है बच्चों, थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो होता है वो कितना होता है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जो है वो अराउंड -55 मिली वोल्ट है। तो यदि ये -55 मिली वोल्ट तक पहुंच गया तब तो क्या हो जाएगा, तब तो बहुत सारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे। यदि नहीं पहुंचा तो फिर क्या होगा, तो फिर ये जो यहाँ पर जो एक पोटेंशियल चेंज हुआ था वो क्या हो जाएगा, वो अगेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ जाएगा, क्योंकि जितने सोडियम अंदर आए होंगे वो पोटेशियम उतने ही बाहर चले जाएंगे और वो उसको बैलेंस कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अब क्या होगा, जब ये सोडियम कुछ अंदर आया तो ये माइनस जो है नेगेटिव होते होते कितना पहुंच गया, -55 वोल्ट। और जैसे ये -55 वोल्ट पे पहुंचेगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो होंगे, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो होंगे बच्चों वो क्या हो जाएंगे, वो ओपन हो जाएंगे। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो है बच्चों वो ओपन हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, और लार्ज इन्फ्लक्स, बहुत ही हैवी इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हो जाएगा सोडियम का। सोडियम बहुत तेजी से अंदर की तरफ आने लग जाएगा, और सोडियम जब बहुत तेजी से अंदर की तरफ आने लग जाएगा तो ग्रेजुअली क्या होगा, मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज होने लग जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, डीपोलराइजेशन बोल रहे हैं। डीपोलराइजेशन का मतलब समझ गए कि जब कोई स्टिमुलस इस मेम्ब्रेन के ऊपर आया है, न्यूरॉन के ऊपर आया है, तो उसकी वजह से क्या होता है,
इनिशियली प्रेशर सेंसिटिव सोडियम चैनल या मैकेनिकल सेंसिटिव सोडियम चैनल या टच सेंसिटिव सोडियम चैनल जो है वो ओपन होते हैं और अ स्लाइट अमाउंट ऑफ सोडियम आयन स्टार्ट मूविंग इन और इन्फ्लक्स जो है वो सोडियम का स्टार्ट होता है। ये थोड़ा सा इन्फ्लक्स जो हुआ है वो क्या करता है, वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है उसको चेंज करने लग जाता है, यानी कि अब ये पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा और -55 मिलीवोल्ट तक यदि थ्रेशोल्ड तक पहुंचा तो थ्रेशोल्ड तक पहुंचते ही क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो है वो क्विकली ओपन हो जाएंगे और बहुत सारा सोडियम जो है वो क्या हो जाएगा, इनफ्लक्स होने लग जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर आने लग जाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और ये कब तक चलता रहेगा बच्चों, ये चलता रहेगा, इसका जो है वो पॉजिटिव फीडबैक होता है और सोडियम आएगा और ये स्टिमुलेट करेगा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ताकि लार्ज अमाउंट में सोडियम आए और इसकी वजह से जनरेट हो जाएगा बच्चों, क्या इसकी वजह से जनरेट हो जाएगा जो एक्शन पोटेंशियल है कितना, +40 मिली वोल्ट, यानी यहाँ पर अब क्या हो जाएगा बच्चों, +40 मिली वोल्ट। ठीक है, तो +40 मिली वोल्ट जो है वो डीपोलराइजेशन की वजह से यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो गया है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, यानी अब हमने देख लिया क्या कि किस तरीके से डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन हो रहा है जब सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, पहले जो मैकेनिकल सेंसिटिव सोडियम चैनल थे वो ओपन हुए, सोडियम अंदर आएगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा, थ्रेशोल्ड क्रॉस करते ही, यदि थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं किया तो सोडियम जितना अंदर आया पोटेशियम बाहर निकल के इसको वापस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे ला देगा। बट यदि ये थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गया तो क्या होगा बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम जो है उसकी एंट्री हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो है वो ओपन हो गई। ये क्या है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है, ये ओपन हो जाएंगे और इसकी वजह से क्या होगा, सोडियम का लार्ज अमाउंट में इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हो जाएगा और ये जो नेगेटिव पोटेंशियल था ये लेस नेगेटिव होते होते 0 तक पहुँचेगा और पॉजिटिव होते होते कहाँ तक पहुँच जाएगा, जो एक्शन पोटेंशियल है वहाँ तक पहुँच जाएगा, +40 मिली वोल्ट तक पहुँच गया। क्या हो गया, डीपोलराइजेशन। अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, क्या, रीपोलराइजेशन। क्या होता है रीपोलराइजेशन बच्चों, जब ये नेगेटिव पे जब एक्शन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव पे पहुंच गया तो क्या होता है बच्चों, एक लेवल तक पहुंचने के बाद में, यानी कि जब ये एक्शन पोटेंशियल पे पहुंच जाएगा, +40 मिली वोल्ट पे पहुंच जाएगा, पीक आ गया इसका, वो शूट हो गया था, तो +40 मिली वोल्ट पे पहुंचने की वजह से क्या होता है बच्चों, इसकी वजह से स्टिमुलेट हो जाते हैं पोटेशियम चैनल। कौन से, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। यानी अब क्या हो जाएगा बच्चों, जब ये +40 मिली वोल्ट पे पहुंचा तो अब ये सोडियम चैनल जो है इसका एक्टिवेशन गेट जो है वो हो जाएगा क्लोज। इनएक्टिवेशन गेट जो है बच्चों ये क्लोज हो गया और इसका इनएक्टिवेशन गेट जो है वो ओपन था, सपोज इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा बच्चों, अब सोडियम का फ्लो जो है वो होता रहेगा कि रुक जाएगा, सोडियम का फ्लो जो है यानी सोडियम का इनफ्लक्स जो है वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया, सोडियम का फ्लो स्टॉप हो गया। तो फिर क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा यहाँ पर पोटेशियम का वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल जो है वो ओपन हो जाएंगे। अब वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल जैसे ही ओपन होगा वैसे ही क्या होगा, पोटेशियम का इफ्लक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, पोटेशियम जो है वो तेजी से बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे जैसे पोटेशियम बाहर निकलता जाएगा क्या होगा बच्चों, अगेन जो अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया वो किस में कन्वर्ट होता जाएगा, नेगेटिव चार्ज में, यानी पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव की तरफ चला गया था, वापस से फॉल होना स्टार्ट होगा, नेगेटिव की तरफ आता जाएगा और ये डिक्रीज होते होते कितना पहुंच जाएगा, पहले पहुंचेगा आरएमपी -70 और इवन -70 मिली वोल्ट जो है बच्चों, यहाँ पर भी ये पोटेशियम जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल है ये इमीडिएटली क्लोज नहीं होते, इनर्शिया की वजह से ये थोड़ा और नीचे आ जाता है। जैसे ओवरशूट होता है डीपोलराइजेशन के टाइम पे, वैसे ही अंडर शूट हो जाता है रीपोलराइजेशन के टाइम पे, -75 मिली वोल्ट तक पहुंच गया। यानी क्या हो गया, रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन के बाद में और डिक्रीज हुआ, -75 मिली वोल्ट तक पहुंच गया। इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, ये है आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन। क्या है ये, आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन। समझ गए क्या, तो आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन क्या होगा, रीपोलराइजेशन के बाद में भी सोडियम जो है उनका ई फ्लक्स बाहर निकलना जो है वो चालू रहता है, जिसकी वजह से आरएमपी से यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है
मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है उससे हम क्या बोल देते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। और इसके बाद में बच्चों पोटेशियम चैनल जो है वो ग्रेजुअली इनकी परमेबिलिटी कम होने लग जाती है, सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो काम करने लग जाते हैं, और ये सब मिलकर के क्या करते हैं, वापस से इस हाइपर पोलराइज्ड स्टेट से कहाँ पर ले आएंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली कंडीशन पे ले आएंगे। तो बच्चों ये तो आपने देखा कि मेम्ब्रेन पे कब कौन सा चैनल ओपन हो रहा है, किसकी वजह से डीपोलराइजेशन हुआ, किसकी वजह से रीपोलराइजेशन हुआ। अब बच्चों इससे भी अच्छे से हमको चीज़ें तब समझ में आएगी जब हम ग्राफ के थ्रू इसे समझेंगे। तो बच्चों पहले हम देख लेते हैं ग्राफ, फिर हम कंडक्शन वाली प्रोसेस जो है उसे देखेंगे। सपोज मैं यहाँ पर बनाता हूँ ग्राफ में बच्चों ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है, -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, अब एक न्यूरॉन जो है बच्चों वो किस कंडीशन में है, एक न्यूरॉन जो है वो अभी रेस्टिंग कंडीशन में है, तो -70 मिलीवोल्ट पे कुछ इस तरीके से। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर हमने इसको स्टिमुलस दिया, कौन सा पॉइंट है वो सपोज ये वाला पॉइंट है। यहाँ पर हमने क्या किया, इस न्यूरॉन को स्टिमुलेट किया है, स्टिमुलस दिया है। जब हमने स्टिमुलस दिया बच्चों, यदि वो स्टिमुलस कैसा है, यदि वो थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचा तो क्या होगा, पोटेशियम का इफ्लक्स होने की वजह से वो अगेन किस पे आ जाएगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ जाएगा, यदि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से कम है तो। यदि हमने इसे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के बराबर तक स्टिमुलस दे दिया, इतना कि थ्रेशोल्ड पोटेशियम के बराबर तक सोडियम ने इनफ्लक्स करके इसको क्या किया, एक्साइट कर दिया, तो फिर क्या होगा बच्चों, तो फिर ये जो पोटेंशियल है ये सपोज यहाँ तक पहुँच गया, तो इसके बाद में अब ये रुकेगा नहीं, ये कहाँ पे जाएगा, इसका अब एकदम ओवरशूट होगा और पोटेंशियल जो है वो पीक पे चला जाएगा, एक्शन पोटेंशियल जो है वहाँ पर पहुँच जाएगा। एक्शन पोटेंशियल जो है वो कितना है, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जो है सपोज हम बात करते हैं +40 मिलीवोल्ट है। ठीक है, सपोज यहाँ पर कहीं जो है वो पोटेंशियल जो है वो 0 है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब क्या होगा बच्चों, अब इसके बाद में जो सोडियम चैनल यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम चैनल ओपन थे, इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में पोटेशियम चैनल जो है, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन हुए, पोटेंशियल गिरने लगा और ये क्या होता है बच्चों, ये आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन शो करता है और कुछ इस तरीके से फिर से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ जाता है, यानी यहाँ पर ये पीक आ गया। तो बच्चों क्या हुआ, ये वाला जो पोटेंशियल है यहाँ पर ये क्या दिख रहा है कि जब हमने इसको स्टिमुलेट किया तो सोडियम चैनल का इन्फ्लक्स हुआ, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, अब मैं पॉइंट वाइज लिखते जाता हूँ। नंबर 1 इस जगह पर क्या हुआ, इस जगह पर मैकेनिकल सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, सॉरी पोटेशियम चैनल नहीं बच्चों, कौन सा चैनल होगा, सोडियम चैनल। मैकेनिकल सेंसिटिव सोडियम चैनल ओपन। यहां पर मैकेनिकली सेंसिटिव सोडियम चैनल जो है वो ओपन हुए। पहले यदि ये जो सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ ये थ्रेशोल्ड तक पहुंच गया, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंच गया, तो क्या होगा बच्चों, तब फिर ये इंड्यूस कर देगा इस सेकेंड स्टेप को। सेकेंड स्टेप पे क्या हुआ बच्चों, सेकेंड स्टेप पे यहां पर हुआ है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन, और बहुत सारे लार्ज अमाउंट में, कितने लार्ज अमाउंट में, तो क्या होगा बच्चों, बहुत सारा, ये तो बहुत कम थे, ये तो कम होते हैं, ये बहुत सारे होते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, सडनली सोडियम का इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स हुआ कि अंदर जो नेगेटिव पोटेंशियल था वो लेस नेगेटिव होते होते 0 और फिर पॉजिटिव होते होते एक्शन पोटेंशियल तक पहुंच गया। एक लेवल तक जब ये पहुंच गया बच्चों, उसके बाद में क्या होगा, इसकी वजह से पोटेशियम चैनल जो है वो ओपन हो जाएंगे। बट यहाँ पर ये जो आपने 2 स्टेप देखे बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड स्टेप, ये क्या है, ये किसको शो कर रहा है, यहाँ पर ये शो कर रहा है डीपोलराइजेशन को। किसको, डीपोलराइजेशन।
जब डीपोलराइजेशन होगा तो ये इवेंट होंगे, कौन से, फर्स्ट और सेकेंड इवेंट। फिर क्या होगा बच्चों, फिर और ये वाली कंडीशन जो है वो रेस्टिंग कंडीशन है इसके पहले वाली। अब क्या हुआ बच्चों, जब ये पीक पर पहुंचा, इसके बाद में इसने इंड्यूस किया किसको, इसने इंड्यूस किया थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, इसकी वजह से वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन। वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन होंगे तो क्या होगा बच्चों, पोटेशियम का ई फ्लक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी अंदर पॉजिटिव हो गया था वो किधर जाने लग गया, बाहर की तरफ जाने लग गया। तो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल जो है वो ओपन हो जाएंगे, और वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल होने की वजह से, ओपन होने की वजह से क्या होगा, पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव होता जाएगा और मोर नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्थ स्टेप, यानी इस प्रोसेस को तो हमने रिपोलराइजेशन बोल दिया, और ये फोर्थ स्टेप जो है उसको क्या बोल देंगे, हाइपर पोलराइजेशन बोल देंगे। ये -70 से भी और नेगेटिव हो जाता है। ये एक तरीके से इनर्शिया है कि पोटेशियम चैनल जो होते हैं वो इमीडिएटली क्लोज नहीं होते हैं, इसीलिए ये -70 से भी और नेगेटिव चला जाता है। यानी सेकेंड स्टेप जो है बच्चों यहाँ पर, ये जो थर्ड फेज है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, ठीक है। और फोर्थ जो पॉइंट है बच्चों यहाँ पर, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ पोटेशियम चैनल। पोटेशियम चैनल जो है वो इमीडिएटली क्लोज नहीं हुए, और फिर ग्रेजुअली क्या होगा, जब ये मोर नेगेटिव हो जाएगा तब ऑटोमेटिकली क्या होगा, पोटेशियम चैनल जो है वो धीरे धीरे क्लोज हो जाएंगे, और सोडियम पोटेशियम पंप और पोटेशियम चैनल की जो परमेबिलिटी है उनकी वजह से क्या होगा, ये अगेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये टोटल 4 स्टेप के थ्रू जो वोल्टेज एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो रहा है, और ये आगे की तरफ मूव कैसे करता है वो अभी हम देखेंगे बच्चों। इससे पहले मैं आपको एक बार रिफ्रैक्टरी पीरियड के बारे में बता देता हूँ बच्चों। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड वो पीरियड होता है जिस टाइम पर यदि हम स्टिमुलेट करते हैं नर्व को तो नर्व रेस्पॉन्स नहीं करता है, उस टाइम पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। क्यों ऐसा होता है बच्चों, ऐसा होता है क्योंकि सोडियम चैनल की वजह से। जैसे यदि हम बात करते हैं रेस्टिंग कंडीशन में, तो यहाँ पर तो बच्चों ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो होते हैं वो यहाँ पर रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं, और ये रेस्टिंग कंडीशन में होने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो गेट है एक्टिवेशन गेट वो क्लोज है, इन एक्टिवेशन गेट जो है वो ओपन है। ये कैसा है, रेस्टिंग वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, कहाँ पे, इस कंडीशन। अब जैसे ही स्टिमुलस आया सोडियम की वजह से क्या हुआ, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुए। ओपन होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है बच्चों, उस टाइम पे यानी यहाँ पर सेकंड वाले स्टेज में क्या हो रहा है, इसका जो एक्टिवेशन गेट है वो ओपन हो रहा है। ये एक्टिवेशन गेट है, ये ओपन हो रहा है, और एक्टिवेशन गेट ओपन हो रहा है, और इनएक्टिवेशन गेट जो है बच्चों ये ओपन ही है अभी, सपोज इस तरीके से ग्रेजुअली क्लोज हो रहा है, ऐसा मान लो आप। तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा बच्चों, इस टाइम पे सोडियम आयन जो है इसका इनफ्लक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। ये रेस्टिंग सोडियम रेस्टिंग वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल थे, ये एक्टिवेटेड सोडियम चैनल है। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल एक्टिवेटेड कंडीशन में, जहाँ पर एक्टिवेशन गेट जो है वो क्या हो रहा है, ओपन हो रहे हैं ये, और ये क्लोज हो रहा है। इस टाइम पे सोडियम जो है वो क्विकली अंदर आ सकता है। किस टाइम के लिए, ये वाला पीरियड है इसके लिए, जब ये पीक पर पहुंचेगा। इसके बाद में क्या होगा बच्चों, इसके बाद में सोडियम चैनल तो हो जाएंगे क्लोज, पोटेशियम चैनल हो जाएगा ओपन। तो यहाँ थर्ड वाली कंडीशन में क्या हुआ है बच्चों, इस जगह पे क्या हुआ है कि अब ये एक्टिवेशन चैनल जो है ये तो ओपन हो जाता है, और इनएक्टिवेशन चैनल जो है वो हो जाता है क्लोज। क्या हो गया, ये सोडियम चैनल जो है वो इनएक्टिवेटेड हो गया। कहाँ पर, ये थर्ड से लेकर के फोर्थ तक। अब इसके बाद में क्या होगा बच्चों, जब ये रेस्टिंग पोटेंशियल में आएगा, इसके बाद में ये वापस से कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, इसके अंदर, यानी यहाँ से वापस से कन्वर्ट होगा ये किसके अंदर, यानी इसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज होंगे। ये एक्टिवेशन क्लोज गेट जो है वो क्लोज हो जाएगा, इनएक्टिवेशन गेट जो है वो ओपन हो जाएगा। जब ये इस कंडीशन में आएगा तब क्या हो जाएगा,
now sodium channel is ready to be open. इस कंडीशन में यानी इसके बीच में, यानी यहां से लेकर के और जब तक ये ओपन होता है इस पूरे टाइम को, यानी इनएक्टिवेटेड कंडीशन जब बना वो, प्लस जब तक ये वापस से नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ जाता उस पीरियड को हम क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड। और इस टाइम पर ये सोडियम चैनल जो है बच्चों वो ओपन नहीं होगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। इसका मतलब नर्व जो है इस टाइम पे इंपल्स को कैरी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस पीरियड को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो समझ में आ गया होगा बच्चों ग्राफ के थ्रू कि किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल जो है वो यहाँ पर डीपोलराइजेशन हो रहा है और रीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन हो रहा है बच्चों। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कंडक्शन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। कंडक्शन वाली प्रोसेस कैसे होती है बच्चों? कंडक्शन वाली प्रोसेस बहुत आसान है। मेन जो टफ पार्ट है इस टॉपिक के अंदर वो यही है कि आपको पता पड़े कब कौन से चैनल ओपन होते हैं, कब कौन से चैनल क्लोज होते हैं और किस तरीके से पूरा ग्राफ जो है वो बन रहा है। अब कंडक्शन में क्या हुआ बच्चों, सपोज ये इतना पार्ट जो है यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर पोलैरिटी जो है पहले रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल था तब नेगेटिव था, अब सोडियम इनफ्लक्स की वजह से ये डीपोलराइजेशन हो गया है, पॉजिटिव हो गया है। जिस तरीके से क्यों, क्योंकि यहाँ पर सोडियम चैनल ओपन थे, सोडियम जो है वो एंटर होगा यहाँ पर। अब बच्चों यहाँ पर अंदर जो सोडियम एंटर हुआ है जब ये मूव करता है कहाँ पर, नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहाँ पर आप देख रहे हो कि अभी रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल वाली कंडीशन ही है। तो क्या होगा बच्चों, तब इस कंडीशन में यहाँ पर जब ये सोडियम इधर ट्रांसफर करेगा, ट्रैवल करेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा, यानी डीपोलराइजेशन हुआ, सोडियम की एंट्री हुई, सोडियम का अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा है तो इस तरफ मूव करेगा। तो ये जो पीछे वाला पार्ट है बच्चों, जो डीपोलराइज पार्ट है, ये डीपोलराइज पार्ट मैंने बनाया, इसमें अब क्या होने लग जाएगा बच्चों, अब इसके अंदर होने लग जाएगा रीपोलराइजेशन। यानी यहाँ पर पोटेंशियल जो है रीपोलराइजेशन हो रहा है, पोटेशियम चैनल बाहर ओपन होने की वजह से, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन होने की वजह से। तो ये तो हो गया रीपोलराइज। और नेक्स्ट वाले पार्ट में बच्चों यहाँ पर सोडियम की एंट्री होने की वजह से, सोडियम अंदर एंटर हो रहा है, एक तो सोडियम यहाँ से मूव करके आया, ये हो जाएगा डीपोलराइज, ये हो गया डीपोलराइज, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये डीपोलराइज था, ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है डीपोलराइजेशन, ठीक है। अब ये एक्सोप्लाज्म है, ये एक्सोप्लाज्म, ठीक है बच्चों। तो ये डीपोलराइजेशन को बता रहा है। यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पर पोटेशियम आयन बाहर की तरफ मूव किया, यानी ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है रीपोलराइज। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ डीपोलराइजेशन। फिर क्या होगा बच्चों, फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ जो सोडियम है वो आगे की तरफ मूव करेगा, यहाँ पर डीपोलराइजेशन हो जाएगा, इसका रीपोलराइजेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो न्यूरॉन है उसके थ्रू इम्पल्स जो है वो कंडक्ट होता है बच्चों। ये इम्पल्स कंडक्शन की जो स्पीड होती है ये नर्व टू नर्व वेरी करती है। जो नर्व जिसका डायमीटर ज़्यादा होता है ये उनके अंदर स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी। वो नर्व जिनके अंदर साल्टेटरी कंडक्शन होता है, यानी जहाँ पर हम देखते हैं क्या, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक्सोन के ऊपर इस तरीके से माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पर नर्व का कंडक्शन, इम्पल्स कंडक्शन जो है बच्चों वो जंपिंग एंड डांसिंग फॉर्म में होता है। उसे हम क्या बोल देते हैं, साल्टेटरी कंडक्शन बोल देते हैं। और ये साल्टेटरी कंडक्शन जो होता है बच्चों वो बहुत ही फास्ट स्पीड से होता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हो जाता है क्या, इम्पल्स का ट्रांसमिशन। और जो काफ़ी स्पीड से इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है, यदि मैं बात करूँ तो अराउंड 100 मीटर पर सेकेंड जो है उस स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड से इम्पल्स का कंडक्शन हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो इस लेक्चर में आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि किस तरीके से डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन होता है बच्चों, और किस तरीके से ये चैनल और गेट्स जो है वो काम करते हैं और इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे बायो बूस्टर के नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।